नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देवभूमि समाचार में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें कि उत्तराखंड को 126.4 बिलियन डॉलर की केंद्र सरकार और एशियन विकास बैंक की ओर से बड़ा ऋण का समझौता हुआ है, और जिसमें कि टिहरी जैसे जलवायु संवेदनशील क्षेत्रों में यह विकास कार्य चलेगा। आपको बताते चले कि पर्यटन योजना, बुनियादी ढांचा, स्वच्छता और आपदा प्रबंधन पर खास तौर पर फोकस रखा जाएगा। तो वहीं बता दें कि 87,000 स्थानीय लोग और 27 लाख पर्यटक इससे लाभान्वित होंगे। तो आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जिसमें कि केंद्र और एशियन बैंक के समन्वय के बाद आपको बता दें कि इसमें 126.4 मिलियन डॉलर के लिए ऋण समझौते पर हस्ताक्षर हो गए हैं। और इस परियोजना के तहत राज्य के सबसे अधिक जलवायु संवेदनशील और आर्थिक रूप से वंचित क्षेत्रों में गिने जाने वाले टिहरी जिले में बहुआयामी कार्यक्रमों का संचालन किया जाएगा। और इस परियोजना का प्रमुख उद्देश्य पर्यटन पर आधारित क्षेत्रों में बेहतर योजना बनाना, उन्नत बुनियादी ढांचे का विकास करना, स्वच्छता और अपशिष्ट प्रबंधन को सुदृढ़ करने के साथ साथ आपदा जोखिमों को कम करना है। तो वहीं आपको बता दें कि इससे न केवल 87,000 स्थानीय निवासियों को प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा, बल्कि 27 लाख से अधिक वार्षिक पर्यटकों को भी इसमें नई सुविधाएं मिलने की बात कही जा रही है। तो एक बड़ा और अहम फैसला लिया गया है। अब खबर नैनीताल से है, जहां पर जिले के विकास भवन सभागार भीमताल में बैठक हुई, और जहां पर मुख्य विकास अधिकारी अनामिका ने जिला योजना, राज्य व केंद्र पोषित योजनाओं और 20 सूत्रीय मांगों को लेकर समीक्षा की है। बताते चले कि उन्होंने सभी विभागों को निर्देशित किया है कि वित्तीय वर्ष 2025 से 26 में पर्याप्त धनराशि को समय से खर्च कर 100% लक्ष्य को प्राप्त किया जाए। मानसून खत्म होने के बाद निर्माण कार्यों में ट्रेडिंग की प्रक्रिया को शुरू किया जाएगा, जो कि सितंबर में ही कार्य शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि दिसंबर तक सभी कार्य पूरे हो सके। तो वही आपको बता दें कि सीडीओ ने अधिकारियों को स्थलीय निरीक्षण के लिए भी कहा है, और जिससे कि कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित की जा सकेगी। तो वहीं आपको बताते चले कि 20 सूत्रीय कार्यक्रम की समीक्षा में जिले के 42 मदों में से 19A श्रेणी, 11वीं बी के साथ साथ 4C और 8 के डी श्रेणी में है। और जिसमें कि आपको बता दें कि बैठक में जिला अर्थ और संख्या अधिकारियों ने यह बताया कि 70.20 करोड़ की योजनाओं में अब तक 30% की धनराशि खर्च की जा चुकी है। ये जो जिला योजना की बैठक थी वो बेसिकली एक रिव्यू मीटिंग थी हमारी, जिसमें हम लोग देख रहे थे कि हमारे जो डिपार्टमेंट्स हैं उनकी प्रगति किस प्रकार की है, और इनको बहुत ही स्ट्रिक्ट डायरेक्शंस दिए गए हैं कि ये लोग अपनी प्रगति को सुधारें। और जिन डिपार्टमेंट्स के जो एक्सपेंडिचर्स थे वो कम थे, तो उनको भी बताया गया है। और कहीं ना कहीं जो हमारे इलेक्शंस हुए या फिर जो बारिश थी, इसकी वजह से भी थोड़ा सा प्रगति कम देखने को मिली है, जो कि हमें उम्मीद है कि जो हम लोग नेक्स्ट मंथ मीटिंग करेंगे इसमें हमारी प्रगति काफ़ी अच्छी होगी। खबरों में आगे बढ़ते हैं। केदारनाथ धाम और हेमकुंड साहिब के लिए हेली सेवा का ऑनलाइन टिकट बुकिंग पोर्टल आज दोपहर 12 बजे के बाद IRCTC के आधारित वेबसाइट पर खुल जाएगा। आपको बताते चले कि श्रद्धालु 15 सितंबर से 22 सितंबर के बीच अपनी यात्रा के लिए हेली सेवाओं की टिकट को बुक कर सकेंगे। तो वहीं यह भी बताते चले कि हेली सेवा के संचालन को लेकर सुरक्षा और नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए नागरिक उड्डयन महानिदेशालय की टीम भी उत्तराखंड पहुंचकर निरीक्षण करेगी, और जहां इसके बाद ही हेली सेवा पूरी तरह से शुरू की जाएगी। तो वहीं यह सेवा तीर्थयात्रियों के लिए एक बड़ी सुविधा साबित होगी, क्योंकि जिससे कठिन माउंटेन्स रास्तों पर भी आसान और सुरक्षित यात्रा संभव हो सकेगी। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड समेत पूरे उत्तर भारत में मानसून की बारिश अपना कहर बरपा रही है। आपको बता दें कि अगस्त महीने में सामान्य से कहीं ज्यादा बारिश को दर्ज किया गया था, और जिससे राज्य के कई जिलों में सड़कें टूटी, पुल बह गए और लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पूरे तरीके से अस्त व्यस्त हो गई। तो वहीं आपको बता दें कि अब सितंबर महीने में भी हालात सुधरने के आसार कम है, क्योंकि मौसम विभाग के मुताबिक सितंबर में भी सामान्य से अधिक बारिश हो सकती है। और जिसमें मौसम निदेशक CS तोमर ने जानकारी देते हुए बताया कि इस महीने में भी सामान्य से अधिक बरसात होने की संभावना है, और जिसके कारण वे अब बंगाल और
अरेबियन महासागर के आने वाले विक्षोभ के कारण अत्यधिक बरसात देखने को मिल रही है और इसका मतलब साफ है कि उत्तराखंड वासियों को अभी बारिश से राहत नहीं मिलेगी। राज्य के पर्वतीय इलाकों में भूस्खलन और नदियों के उफान ने जनजीवन पूरे तरीके से प्रभावित कर दिया है। कई जगहों पर गांवों से संपर्क टूट गया, तो वहीं मैदानी जिलों में जल भराव से दिक्कतें बनी हुई हैं। साथ ही साथ कृषि पर भी इसका सीधा असर पड़ रहा है। फिलहाल प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया है और लोगों से सावधानी बरतने की अपील की जा रही है, लेकिन यह साफ है कि सितंबर का महीना भी बारिश की मार झेलते हुए ही गुजरने वाला है। अ, वो इस समय इस सीज़न में जो है अगस्त जो महीना था, इसमें हमको जो बे ऑफ बंगाल से और अरबियन सी से दोनों साइड से हमको मॉइस्चर लॉर्डिंग विंड जो है मॉइस्चर के साथ जो हवाएं आती है, साउथ ईस्टर्ली विंड्स और या साउथ वेस्टर्ली विंड्स अरबियन सी से आती हैं, उनका इंटरेक्शन मिला है यहाँ पे। और उसके साथ साथ वेस्टर्ली में जो ट्रफ आता है उनके इंटरेक्शन से हमको उस सीज़न में ज़्यादा एक्टिविटी मिली है। तो ये वेस्टर्ली में ट्रफ हमको फ्रीक्वेंट क्योंकि थोड़ा ज़्यादा मिला है, तो उसकी वजह से इंटरेक्शन भी ज़्यादा हुई है, उसकी वजह से ये ज़्यादा एक्टिविटी ऐसा हाँ, अभी तक हमको हम जो एनालिसिस में लगा है वो ऐसा है। तो क्या सितंबर में भी इस तरह की चीज़ें देखने को मिलेंगी? सितंबर में अभी अनुमान सामान्य से हमारे ज़्यादा ही है, सामान्य से 109% जो है 109% हमारा जो फोरकास्ट है। तो हम अभी तक जो अभी हमारा चल रहा है, अभी 10 दिन हो गए, 10 दिन का जो अभी भी फोरकास्ट की है वो भी हमारे अनुमान जो सामान्य से ज़्यादा बारिश रिकॉर्ड हुआ है। तो ऐसा लग रहा है कि इस सीज़न में भी अभी इस मंथ में भी सितंबर में भी थोड़ा हमको ज़्यादा बारिश मिलेगा। भले ही और इसका आशंका वेस्टर्लीज में ट्रफ आए कितना रहेगा वो अभी थोड़ा सा अनुमान लगाना मुश्किल होगा अगले 5। अब इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करते हैं। आपको बता दें कि दरोगा और कांस्टेबल भर्ती की आयु सीमा बदल दी गई है, जिसमें सरकार के निर्देश पर एकीकृत नियमावली जो है वो लागू की गई है, जिसमें कि आपको बता दें कि दरोगा भर्ती के लिए आयु सीमा 21 वर्ष से 35 वर्ष तक की गई है और जिसमें कांस्टेबल के लिए 18 से 25 वर्ष को सुनिश्चित किया गया है। तो वही बताते चले कि वर्दीधारी पदों के लिए भर्ती में अब पारदर्शिता और एक रूपता रहेगी और जिसको लेकर उत्तराखंड की सरकार की ओर से यह अहम फैसला लिया गया है। आपको बता दें कि सरकार के निर्देश पर अब सभी विभागों में वर्दीधारी पदों पर भर्ती एक समान नियमों के तहत की जाएगी और जिससे कि चयन प्रक्रिया में और भी पारदर्शिता और एक रूपता सुनिश्चित की गई है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। जिम्स कॉर्बेट नेशनल पार्क से पर्यटकों व वन्य जीवों के प्रेमियों के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है। आपको बता दें कि लंबे समय के बाद यहां फुल डे सफारी शुरू किए जाने की संभावना जताई जा रही है, जिसके बाद कॉर्बेट टाइगर रिजर्व प्रबंधन ने शासन को इसका प्रस्ताव भेजा है और अनुमति मिलने के बाद यह व्यवस्था फिर से शुरू हो जाएगी। तो बताते चले कि 2015 से पहले कुछ जोनों में पूरे दिन सफारी की अनुमति थी और जिसे बाद में बंद कर दिया गया था। वर्तमान में सफारी केवल सुबह और शाम के 2 पालियों में ही होती है। स्थानीय लोग और कारोबारी लंबे समय से फुल डे सफारी की मांग कर रहे थे और इससे पर्यटकों को जंगल में अधिक समय बिताने का अवसर मिलेगा और साथ ही साथ विभाग को भी राजस्व बढ़ेगा। यदि प्रस्ताव मंजूर होता है तो चयनित जोनों में जो सीमित गाड़ियों को दिन भर प्रवेश में अनुमति मिले करेगी और जहां पर इससे विदेशी पर्यटक भी अधिक आकर्षित होंगे और पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। देखिए, आप अवगत हैं कि कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में हमारे यहाँ मॉर्निंग और इवनिंग 2 समय सफारी की जाती है, जो दैनिक भ्रमण जिसको कहा जाता है। परंतु लगातार कई लेवल से पर्यटकों के द्वारा, जो हमारे यहाँ पर्यटन व्यवसायी हैं उनके द्वारा एक डिमांड की जाती थी कि इसको फुल डे सफारी भी एक की जाए, जिसमें कि जो टूरिस्ट हैं उनको पूरे दिन जंगल के अंदर रहने का मौका मिल सके। हमारे द्वारा एक ऐसा प्रस्ताव बना के भेजा जा रहा है उच्च स्तर को, जिसमें अनुमति प्राप्त होने के बाद कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में फुल डे सफारी की जाएगी। इसके अंतर्गत जो पर्यटक अंदर जंगल के अंदर प्रातःकालीन सफारी में जाएंगे, उन्हें वहां पर रेस्ट हाउसेज में दिन में रुकने का मौका दिया जाएगा
और शाम की सफारी करके वापस आएँगे। तो इस तरह उनके पास 2 सफारी करने का और बाकी समय जो है वो हमारे जो रेस्ट हाउसेज़ हैं जंगल के अंदर, उनमें अपना समय व्यतीत करने का मौका मिले। देखिए बहुत ही स्वागत योग्य कदम है क्योंकि जब तक ऑनलाइन व्यवस्था नहीं थी परमिटों की तो कॉर्बेट में फुल डे सफारी हुआ करती थी और उसमें पर्यटक निर्धारित समय में सुबह और शाम की पाली में अंदर ही रहकर सफारी कर सकते थे। परंतु जब से ऑनलाइन व्यवस्था चालू हुई तो ये फुल डे सफारी बंद कर दी गई थी। इसमें हमने प्रशासन से बार-बार ये मांग की थी कि इसको सुचारू किया जाए क्योंकि उसमें कई लोग हमारे जो पक्षी अवलोकन वाले होते हैं या फिर जिनको नेचर में ज़्यादा रहना पसंद है वो इसको चाहते हैं। तो इससे सभी को फायदा होगा, सरकार को राजस्व की इससे वृद्धि होगी, स्थानीय लोगों में जो है रोजगार बढ़ेगा और जो पर्यटक हैं वो जंगल में अधिक समय बिता पाएंगे। खबरों में आगे बढ़ते हैं। कालीमठ घाटी के शीर्ष पर विराजमान भगवती चामुंडा की दीवार यात्रा के केदारनाथ जो आपको बता दें कि पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। तो वहीं आपको बता दें कि बद्री केदार मंदिर की समिति, केदार सभा और तीर्थ पुरोहितों के समाज के साथ साथ विभिन्न राज्यों से आए सैकड़ों श्रद्धालुओं ने पुष्प वर्षा कर माता का अभिनंदन किया। यात्रा केदारपुरी पहुंचने से पहले पैदल मार्गों के विभिन्न पंडालों पर रुकेगी और जहां भक्तों की कुशल क्षेम पूछते हुए उन्हें आशीर्वाद भी दिया जाएगा। और जहां श्रद्धा और भक्ति से परिपूर्ण इस भव्य यात्रा ने भक्तों के मन में गहरी आस्था और उत्साह को भर दिया है। तो वहीं आपको बता दें कि कल भगवती चामुंडा की दिवारा यात्रा केदारनाथ धाम में तीर्थ स्नान व दर्शन के बाद केदारपुरी के भ्रमण कर भक्तों को आशीर्वाद देंगे। इस अवसर पर केदारनाथ नगरी में आध्यात्मिक वातावरण और भक्ति की अलौकिक छटा देखने को मिलेगी। अब खबर में आगे बढ़ते हैं। अल्मोड़ा और नैनीताल जिलों को जोड़ने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग 109 कवारब पुल के पास लैंडस्लाइड की वजह से पिछले 1 साल से स्थानीय लोगों के लिए परेशानी बना हुआ है। जी आपको बता दें कि आए दिन मार्ग बंद होने से अल्मोड़ा, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिलों के पर्यटन और परिवहन व्यवसाय पर बुरा असर पड़ा है। और हाल ही में करोड़ों की लागत से बन रही सेफ्टी वॉल के दरारें आने से विवाद और भी बढ़ गया। जहां पर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने है तो वहीं केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टंडन ने कहा कि मलबे के दबाव से दीवार के 20% हिस्से में दरारें आ गई है और जहां पर दुरुस्त किया जा रहा है। तो वहीं आपको बता दें कि कांग्रेस विधायक मनोज तिवारी ने इसे तकनीकी चूक बताते हुए विभागीय मंत्री से इस्तीफा देने की मांग की है। उनका कहना है कि अधिकारी भी इसे तकनीकी गलती मान चुके हैं और इसलिए जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। माननीय केंद्रीय मंत्री जी का जो बयान आया है बहुत हास्यास्पद है बयान। और क्योंकि हम लोग कोई टेक्निकल नहीं है और जब मैंने विभागीय अधिशासी अभियंता से बात करी उन्होंने स्वयं एडमिट किया कि टेक्निकल फॉल्ट है और अगर टेक्निकल फॉल्ट नहीं होता रातों रात उसको तोड़ा नहीं जाता, रातों रात उसको फिलअप नहीं किया जाता। और हमारा तो ये कहना है कि विभागीय मंत्री हैं, उनको जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि उनके घर के जिस क्षेत्र से वो माननीय सांसद हैं उस क्षेत्र में इतनी अनियमितताएं पाई जा रही है, इतना भ्रष्टाचार उजागर हुआ है। क्यों नहीं वो कहते हैं कि उसकी जांच होनी चाहिए और उस जांच के लिए कहना चाहिए और जो विभागीय अधिकारी है जिनकी देखरेख में काम हो रहा है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और जो ठेकेदार वहाँ पर अनियमितताएं बरत रहा है तो उसके खिलाफ निश्चित रूप से कार्रवाई होनी चाहिए, उसको ब्लैक लिस्टेड करना चाहिए। उसका हमारी फिर मांग है कि इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए और दोषी अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, नहीं तो माननीय मंत्री जी को स्वयं त्यागपत्र दे देना चाहिए। कि क्वारब में मैं कल गया था, पिछले दिनों किसी ने सोशल मीडिया में बिना जाने पहचाने उसको डाल दिया था और जिसमें मैंने देखा कि वो पहाड़ में ऊपर से हाई प्रेशर है, मलबा का दबाव है और जो काम वहाँ पर हुआ है उसमें करीब 20% काम में नुकसान हुआ है, दरारें पड़ी हैं उन कार्यों को। चूँकि वो काम इसलिए पड़ा है प्रेशर के कारण से वो टूटी है, उसमें किसी प्रकार की, क्योंकि हमारी गाइडलाइन के अनुसार काम हो रहा है, TSDC के द्वारा उसमें सजेशन दिया जा रहा है। और मैं इतना खुल के कह सकता हूँ कि अगर बरसात होगी तो पहाड़ का वेट बढ़ेगा और भी नुकसान होने की संभावना है, क्योंकि पहाड़ में वेट बहुत है, मिट्टी का मलबा का प्रेशर बहुत है। ये व्यापारियों को तो सहयोग करना चाहिए, ये आंदोलन का शब्द ही नहीं आना चाहिए। ये आपदा में आंदोलन क्या करेंगे बताइए? अब वहाँ हरसिल में किसी आंदोलन करके ठीक होगा? उसको तो हमारे BRO के रोड बेचारे लगे हैं रात दिन करके, मैं भी था वहाँ
उत्तरकाशी में, तब जाके हम लोग सब मिल करके मैं उनको डांट के काम कराऊंगा। उनसे तो यही कहना है कि जल्दी से जल्दी हम व्यवस्थाओं को सुलभ करें और जल्दी से काम करें। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब खबर पौड़ी से है, जहां जिला अस्पताल में शिशु वार्ड की हालत अत्यंत ही जर्जर हो चुकी है। आपको बता दें कि पूरी इमारत नीचे से धंसने लगी है और दीवारें व फर्श भी गंभीर दरारें आ गई हैं। और जहां पर बरसात के मौसम में बारिश का पानी वार्ड के भीतर जा घुसा और जिससे कि वहां भर्ती बच्चों की जान भी जोखिम में पड़ गई। तो आपको बताते चले कि अस्पताल स्टाफ भी भय के माहौल में काम करने को मजबूर है, जहां अस्पताल के सीएमएस ने बताया कि लगातार बारिश से वार्ड की स्थिति बिगड़ गई है और जिससे कि बारिश का पानी भी अंदर आ रहा है। उन्होंने कहा कि जल्द ही शिशु वार्ड को अस्थायी रूप से किसी अन्य वार्ड में शिफ्ट किया जाएगा। हालांकि नई इमारत के निर्माण के लिए अब तक कोई भी धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है। तो वहीं आपको बता दें कि अस्पताल प्रशासन ने इस संबंध में शासन से बजट की मांग की है ताकि स्थायी समाधान हो सके। लिए भी जो हमने सोचा है कि एक हमारी जो पुरानी वाली बिल्डिंग थी जो फीमेल हॉस्पिटल है, वहाँ पे हम प्लान कर रहे हैं कि लेबर वार्ड और गायनी वार्ड सब हम अपने वहाँ पे शिफ्ट कर दें। इसके साथ साथ जो हमारा बच्चों का जो डिपार्टमेंट है उसको भी हम वहीं पे शिफ्ट करना चाह रहे हैं। और इसके लिए भी हमने रिक्वेस्ट करी है अपने इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से, तो उम्मीद करते हैं कि वो 1-2 दिन में आकलन करके हमको बता देंगे, उपलब्ध हो जाएगा और वो भी सीधा निर्माण एजेंसी के पास चला जाएगा बजट, उसके बाद कार्य स्टार्ट हो जाएगा शुरू। तो अभी तक कोई पैसा रिलीज नहीं हुआ है? अभी मेरे संज्ञान में नहीं है, शायद सीएमओ कार्यालय से कुछ पता चल पाए, अभी मेरे संज्ञान में नहीं है। अब खबर रामनगर से है, जहां अवैध कब्जों के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई लगातार तेज होती हुई नजर आ रही है। हाल ही में लुटाबाड़ शिवालाल और बाबू के साथ आपको बता दें कि रियूनिया और चोरपानी क्षेत्रों में स्थित 3 अवैध मज़ारों को प्रशासन ने ध्वस्त कर दिया। तो वहीं ये सभी मज़ारें नाप भूमि पर बनी हुई थी और जिन पर किसानों ने आपत्ति जताई थी। तो वहीं आपको बता दें कि शिकायत के बाद उसी आधार पर उप जिलाधिकारी प्रमोद कुमार के नेतृत्व में राजस्व विभाग और पुलिस प्रशासन ने संयुक्त टीम से बुलडोजर चलाकर इन मज़ारों को हटाया और अब तक प्रशासन ने रामनगर में लगभग 20 से अधिक अवैध मज़ारों को हटा चुकी है। तो वहीं आपको बता दें कि स्थानीय लोगों ने प्रशासन की इस कार्रवाई का स्वागत किया है और कहा कि इससे उनकी जमीनों और अधिकारों की रक्षा हो रही है। उपजिलाधिकारी प्रमोद कुमार ने यह भी स्पष्ट किया कि सरकारी भूमि पर किसी भी प्रकार का अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और भविष्य में भी ऐसी कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। तो वहीं प्रशासन की इस मुहिम से यह संदेश साफ हो गया है कि सरकारी जमीनों को सुरक्षित रखना उनकी प्राथमिकता है और इस अवैध कब्जों पर लगाम लगने की उम्मीद है। तो वहीं लोगों में भरोसा बढ़ा है कि उनकी शिकायतों पर अब सुनवाई हो रही है। नई बस्ती गुल्लगट्टी में एक बालक जिसकी उम्र 16 साल है और उसने पारिवारिक कलह के दौरान आत्महत्या कर ली, फांसी लगाकर। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भिजवा दिया है और पूरे मामले की जांच की जा रही है। खबर हरिद्वार से है, जहां रानीपुर क्षेत्र में एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। आपको बता दें कि एसीएमओ कार्यालय पर कार्यरत एक ड्राइवर ने अपनी प्रेमिका की हत्या कर थाने में आत्मसमर्पण कर दिया। जी हां, आपको बता दें कि घटना शिवलोक कॉलोनी की बताई जा रही है, जहां पर आरोपी ने महिला पर लोहे की रोड से पहले हमला किया और जिसके बाद महिला की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। हत्या के तुरंत बाद आरोपी ड्राइवर सीधे रानीपुर कोतवाली पहुंचा और जहां खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। तो वहीं पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त हथियार बरामद कर लिया है और जहां आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ भी शुरू कर दी है। तो वहीं बताया जा रहा है कि दोनों की एक 8 साल की बेटी भी है और जिससे यह मामला और भी संवेदनशील हो गया है। इलाके में वारदात के बाद जहां दहशत का माहौल है, तो वहीं प्रारंभिक जांच में आपसी विवाद को लेकर हत्या की मुख्य वजह माना जा रहा है। तो वहीं आपको बता दें कि पुलिस मामले की हर एंगल से जांच कर रही है।
अब खबर हल्द्वानी से है, जहां लालकुआ क्षेत्र में गुरुवार की रात उस समय हड़कंप मच गया जब 10 से 12 हाथियों का एक झुंड अचानक से वार्ड नंबर 1 में जा पहुंचा। आपको बता दें कि तेज चिंगाड़ और भारी आवाजों से नींद में सोए लोग जाग उठे और जहां घरों में बाहर निकलकर देखा तो पूरा झुंड इलाके में प्राचीन मंदिर के पास पहुंचा था। तो करीब बता दें आपको कि रात के 1:30 बजे की यह घटना बताई जा रही है, जब हाथी मंदिर की परिक्रमा को लगाते हुए देखे गए और जहां इन हाथियों को देखने के बाद स्थानीय लोगों में भय का माहौल है। तो वहीं आपको बता दें कि स्थानीय लोगों ने दोपहिया वाहनों के हॉर्न और शोर मचाकर किसी तरह से हाथियों को जंगल की ओर खदेड़ा और जब जाकर कॉलोनी वासियों ने राहत की सांस ली। तो वहीं आपको बता दें कि समाजसेवी मुकेश कुमार ने इस पर जानकारी देते हुए बताया कि यह पहली बार नहीं है जब इतनी बड़ी संख्या में हाथियों का झुंड शहर में देखा हुआ गया हो। हालांकि गनीमत यह रही है कि हाथियों ने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया और शांतिपूर्वक वापस लौट गए। रामनगर में अवैध कब्जे के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई लगातार तेज होती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें कि हाल ही में लुटाबाड़, शिवलालपुर और रियूनिया में के साथ साथ चोरपानी क्षेत्रों में स्थित 3 अवैध मजारों पर प्रशासन ने ध्वस्त कर दिया। तो वहीं आपको बता दें कि उपजिलाधिकारी प्रबोध कुमार के नेतृत्व में राजस्व विभाग की ओर से यह कार्रवाई की गई, जिसमें अवैध मजारों को ध्वस्त कर दिया गया है। तो वहीं आपको बता दें कि प्रशासन ने साफ जताया है कि सरकारी जमीनों पर किसी भी तरीके का अवैध अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। देखिए, 3 अवैध धार्मिक संरचनाएं जो कि विभिन्न लोगों की काश्तकारों की भूमि पर निर्मित थी। काश्तकारों द्वारा हमें अनुरोध किया गया था कि ये हमारी धार्मिक संरचनाएं हमारी भूमि पर हमसे बिना अनुमति के पहले से बनी हुई है, इन्हें हटाया जाना आवश्यक है, हमें प्रशासनिक सहयोग प्रदान करने का कष्ट करें। इसलिए इसके तहत आज हमारे द्वारा स्वयं और पुलिस प्रशासन और लोक निर्माण विभाग की टीम के द्वारा संयुक्त रूप से उन अवैध धार्मिक संरचनाओं को हटा दिया गया है। ये धार्मिक संरचनाएं जो है एक लुटाबाड़ में स्थित थी, एक शिवलालपुर रिवनिया में थी और तीसरी चोरपानी क्षेत्र में अवस्थित थी और जिनका कोई धार्मिक महत्व भी नहीं था। अभी तक लगभग 20 से अधिक धार्मिक अवैध संरचनाओं को हटाया गया है जो कि अवैध तौर से स्थित। अब खबर बागेश्वर जिले से है, जहां कुलाऊ क्षेत्र में नशे के खिलाफ एक सशक्त मुहिम शुरू कर दी गई है। आपको बता दें कि ग्राम प्रधान बीना नेगी के नेतृत्व में महिला मंगल दल और नव युवक मंगल दल के साथ साथ सैकड़ों ग्रामीणों ने नशा मुक्ति अभियान को चलाते हुए शराब और चरस की बिक्री के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। तो वहीं ग्रामीणों का कहना है कि क्षेत्र में अवैध रूप से नशे का कारोबार बढ़ रहा है और जिससे कि सामाजिक वातावरण पूरे तरीके से बिगड़ रहा है। तो वहीं घर घर में कलह और हिंसा की स्थिति भी पैदा हो रही है। साथ ही साथ बताते चले कि ग्राम प्रधान बीना नेगी ने जिला प्रशासन और पुलिस से मांग की है कि उनके क्षेत्र में नशे के कारोबार को तुरंत रोका जाए। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि शीघ्र ही कार्रवाई नहीं हुई तो समस्त ग्रामीण सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेंगे। बंद करो, बंद करो। अभी तो हम कर रहे हैं नव युवक मंगल दल और महिला मंगल दल को देखते हुए गांव में नशा जैसे चरस हो गया, दारू हो गया, बिक रहा है गाँव में, तो इसको थोड़ा बंद कराने के लिए एक मुक्ति अभियान चालू कर रहे हैं और यही हमारा आदेश है कि कोई ये बंद हो जाए। नशा मुक्ति अभियान तो आप लोग चला रहे हैं, अगर कोई बेचते हुए पाया गया तो उसके लिए आप लोगों ने मतलब कोई दंड कुछ नहीं, हमारी तरफ से कुछ नहीं, जो कानूनी कार्रवाई होगी। अच्छा, सीधे कानूनी कार्रवाई आप लोग करें। आपका शुभ नाम? मदन सिंह रावत। सर, हमारे गांव में जैसे नशा की वजह से बच्चों का मानसिक विकास बहुत वो हो रहा है, मतलब उसमें आजकल के छोटे छोटे बच्चे हैं जो वो नशा मुक्ति में बहुत ज़्यादा घुस रहे हैं और हम चाहते हैं कि ये इस गांव से ये नशा मुक्ति बंद हो जाए और यहाँ इस गांव में शराब ना बिके। इस वजह से हमने ये एक महिला मंगल दल का संगठन का रखा है और इसमें क्या कहते हैं नव युवक मंगल दल और महिला मंगल दल और ग्राम प्रधान की सहमति से ये हो रहा है और हम चाहते हैं कि इस गांव में नशा मुक्ति। तो फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।